एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में यूनिक ट्यूटोरियल में। आज का चैप्टर बहुत ज्यादा डिमांडेबल था हमारे बच्चों के साइड से कि मैम ये चैप्टर लो, बिकॉज चैप्टर देखने में बहुत बड़ा लग रहा था। बट आज मैं आपको कुछ चैप्टर्स के ऐसे वर्ड्स बता दूंगी कि अगर आज आपने ये फर्स्ट लेक्चर सुन लिया तो आने वाले हमारे जो इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस होंगे, आपको लगेगा ये चैप्टर इतना इजी था और 4 मार्क्स इतने आराम से हम 40 में से स्कोर कर सकते। तो हाँ, आज के चैप्टर का वेटेज है 4 मार्क्स और ये चैप्टर को 10 के बोर्ड एग्जाम में बहुत आराम से पॉपकॉर्न खाते खाते पढ़ते पढ़ते तुम इसको स्कोर कर सकते हो। बस लेक्चर सुन लेना, लेक्चर खाते समय सुनते समय पॉपकॉर्न खा रहे हो तो फिर सब खाली हो जाएगा। तो अभी सुनना और जब पढ़ना तब पॉपकॉर्न खाना। तो आज के चैप्टर का नाम है एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल्स का मतलब तो बताऊंगी नहीं मैं, क्लासिफिकेशन भी बताऊंगी नहीं मैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे इतने तो स्मार्ट है कि क्लासिफिकेशन का मतलब पता होगा और एनिमल्स का मतलब पता होगा। ठीक है, अब हम लोग जिस जगह पे रहते हैं, अगर हम अपने जगह मतलब क्या, अपना अर्थ, अब अर्थ के ऊपर बहुत सारे वेराइटी ऑफ एनिमल्स रहते हैं। कुछ आपको टेरेस्ट्रियल दिखेंगे, कुछ एक्वेटिक रहते हैं, कुछ आपको एयर में उड़ते हुए दिखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको एनिमल्स दिखते हैं जिसमें बर्ड्स आते हैं, इवन हम भी एनिमल्स में आते हैं। बट अगर मैंने बोला कि भाई अगर मैं पिकॉक को खड़ा कर दूं, हैन खड़ा कर दूं और टाइगर खड़ा कर दूं, मैं बोलूं चलो बताओ कि ये एनिमल्स कौन कौन से कैटेगरी से आते हैं, तो ऐसी क्या चीज है, ऐसा कौन सा बेस है जिसके बेस पे मैं बोलती हूँ कि एनिमल को क्लासिफाई करेंगे। तो आज का चैप्टर हम लोग देखेंगे कि जो सारे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया था वो किस बेस पे किया गया था। सबसे पहले ये जो एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किसने किया था? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो थे ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एनिमल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। अच्छा, जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो कैसे स्टार्ट किया था? ये एनिमल को उनकी बॉडी के हिसाब से, ये इनकी साइज बड़ी है तो ये एक कैटेगरी में, ये सारे आसमान में उड़ते छोटे छोटे हैं तो ये एक कैटेगरी में। उनके साइज और उनकी आदत, हैबिट क्या होती है? उनकी आदत, तो उनके साइज, उनकी हैबिट और उनके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको डिवाइड करते थे। ध्यान से समझना, क्या बोला, किसने स्टार्ट किया? एरिस्टोटल ने। किस बेस पे किया? बॉडी साइज एंड हैबिट। और ये जिस तरीके से डिवाइड करते थे, ये जो मेथड था इसको बोलते थे आर्टिफिशियल मेथड। क्लियर हो गया? ए फॉर एरिस्टोटल, एरिस्टोटल का मेथड कैसा था? ए फॉर एरिस्टोटल, ए फॉर आर्टिफिशियल मेथड। क्लियर हो गया? ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, इसके बाद कुछ और आए साइंटिस्ट, उन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन निकाला। नेचुरल सिस्टम में कैसे, इन्होंने कैसा बोला, इसकी बॉडी बड़ी, ये इसकी बॉडी पतली, ये थोड़ा बड़े साइज का एनिमल है, ये छोटे साइज का एनिमल है, इसकी आदतें ऐसी है कि भाई ये खाली ग्रास खाता है, ये दूसरे एनिमल्स को खाता है, इस बेस पे क्लासिफाई किया। पर नेचुरल में थोड़ी सी चीजें बदल गई। कैसे बदली? इन्होंने बॉडी कैसे बनी है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इनकी बॉडी में कौन से टाइप के सेल्स है, एक सेल्स है कि एक से ज्यादा सेल्स है, और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। अगर क्रोमोसोम्स और सेल्स का नहीं पता है तो हमारे चैनल पे जाकर आप चैप्टर नंबर 1 का वीडियो देख लीजिए तो थोड़ा सा आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो सेल्स और क्रोमोसोम्स का जो पार्ट होता है, इसके बेस पे ये क्या, अब सेल्स हमने बनाया नहीं, क्रोमोसोम्स हम बनाते हैं क्या? नहीं, ये क्या दिया हुआ है? नेचर का दिया हुआ है। तो जो नेचर ने जिस तरीके से हमारी बॉडी को बनाया है उसके हिसाब से जब क्लासिफाई किया तो उसको बोला नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहां तक समझा? क्लियर हुआ? अगेन, स्टार्ट किसने किया था? एरिस्टोटल। किस बेस पे? बॉडी साइज एंड हैबिट। मेथड को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। उसके बाद न्यू कौन सा आया? नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम में क्या, किस बेस पे क्या, बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज है, कौन से टाइप का सेल्स एंड क्रोमोसोम्स। यहां तक का क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आता है कोरोडेट्स एंड नॉन कोरोडेट्स। एनिमल को ओल्डन टाइम में, पहले जब एनिमल्स के क्लासिफिकेशन किए जाते थे तो दो चीजों के बेस पे होते थे, नॉन कोरोडेट्स एंड कोरोडेट्स। ऑलरेडी 6-7 में पढ़ा है, नहीं पता होगा तो एक बार वापस रिवाइज करवा देती हूँ। जो नोटोकोड होता क्या है, हमारी ह्यूमन के बॉडी में क्या होता है? बैकबोन। तो वैसे एनिमल्स के अंदर क्या होता है? एक सिंपल सा रॉड की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जो ऑलमोस्ट बैकबोन की तरह होता है, जिसको नोटोकोड बोलते हैं। तो जिसमें ये नोटोकोड होता है उसको बोलते हैं कोरोडेट, जिसमें ये नोटोकोड नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन कोरोडेट। पहला पॉइंट समझा? सपोर्टेड, नॉट सपोर्टेड बाय नोटोकोड एंड सपोर्टेड बाय द नोटोकोड। नोटोकोड मतलब रॉड जैसा एक स्ट्रक्चर जो कि होता है ऑलमोस्ट बैकबोन जैसा। ह्यूमन को रेस्पिरेशन करना है तो किस चीज की जरूरत पड़ती है? लंग्स की ना। वैसे अगर आपने फिश को देखा होगा
तो फिश रेस्पिरेशन के लिए किन चीजों का यूज करता है? गिल स्लिट्स। तो नोटोकोर नॉन कोरोडेट्स के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर गिल स्लिट्स प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब वो रेस्पिरेशन एक्टिविटीज गिल स्लिट्स के थ्रू नहीं कर सकते। नर्व कोड अगर मैं बोलती हूँ मेरा आईज कहाँ पे? फ्रंट में। अगर मैं बोलती हूँ मेरा हेड, ये कहाँ पर जा रहा है? बैक साइड पे। वैसे नर्व कोड इनके में प्रेजेंट अगर होता है तो वो वेंट्रल मतलब क्या? फ्रंट साइड पे होता है। और हार्ट कहाँ पे होता है इनके? डॉर्सल मीन्स बैक, ध्यान रखना। वेंट्रल मतलब आगे, डॉर्सल मतलब पीछे। तो हार्ट कहाँ है? पीछे। नर्व कोड कहाँ है? आगे। इतना समझा? अब कोरोडेट्स को देखो। कोरोडेट्स मैंने क्या बोला था? कोरोडेट्स में क्या प्रेजेंट होता है? नोटोकोड समझा। सेकेंड, इनके अंदर पेरेनियल ग्लिड्स होता नहीं है, उल्टा इनके अंदर पेरेनियल ग्लिड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये अपना रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं? गिल स्लिट्स के थ्रू प्रेजेंट। अब गिल स्लिट्स क्यों होता है? अगेन गिल स्लिट्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। नर्व कोड, इनका नर्व कोड कहाँ पे था? वेंट्रल मतलब आगे। इनका नर्व कोड कहाँ होता है? डॉर्सल मतलब पीछे की साइड होता है। इनका हार्ट कहाँ पर होता था? बैक पे। और कोरोडेट्स के हार्ट कहाँ पे होता है? वेंट्रल मतलब कैसा था? हमारे आगे की साइड होता है। तो इनका कौन से साइड पे होता है? फ्रंट साइड पे। यहाँ तक का क्लियर हो गया? ऑलमोस्ट मेरे को लगता है नॉन कोरोडेट्स और कोरोडेट भी सबका क्लियर हो गया है। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट में करना, कमेंट में आकर मैं डाउट क्लियर कर दूंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो क्लियर? स्टार्ट किया किसने? एरिस्टॉल ने किस बेस पे किया? बॉडी साइज हैबिट। मेथड आर्टिफिशियल। उसके बाद दूसरा मेथड नेचुरल सिलेक्शन। कैसे होता था? बॉडी का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स और क्रोमोसोम्स, किस बेस में एनिमल को क्लासिफाई करते थे? दो, कोरोडेट एंड नॉन कोरोडेट। कोरोडेट में क्या होता है? नोटोकोड के साथ और क्या होता है? गिल स्लिट्स क्यों होता है? रेस्पिरेशन के लिए। लास्ट इनका अगर इनकी बात करें तो नर्व कोड किधर होता है? पीछे। हार्ट किधर होता है? आगे पीछे, याद रखना। और नॉन कोरोडेट में नोटोकोड नहीं होता है, पेरिनियल गिल स्लिट्स नहीं होता है। नर्व कोड किधर होता है? आगे। और हार्ट किधर होता है? पीछे। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट आता है बॉडी सिमेट्री। अगेन ये एक टाइप है कि एनिमल को जब क्लासिफाई करना है तो उसकी बॉडी सिमेट्रिकल, मैथ्स में पढ़ा है ना, सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? जो एग्जैक्टली दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। असिमेट्रिकल जिसको मैं कहीं से भी कट करती हूँ वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। तो बॉडी सिमेट्रिकल मतलब बॉडी को जब मैं इक्वल पार्ट में अलग करने जाती हूँ तब उस टाइम पे बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है या नहीं होती है, उस बेस पे ये एनिमल क्लासिफिकेशन होता है। पहला वाला क्या था? कोरोडेट्स एंड नॉन कोरोडेट्स। दूसरा कौन से बेस पे आ रहा है? बॉडी। अब बॉडी के अंदर तीन है, फटाफट खत्म हो जाएगा, समझो। पहला क्या बोला? असिमेट्रिकल। दूसरा रेडिकल। तीसरा बायलैटरल। अब असिमेट्रिकल क्या होता है? ध्यान से समझो। इसमें अगर ये जो एनिमल्स होते हैं इनको मैं कहीं से भी कट करूं, ये मेरे को एग्जैक्ट दो इक्वल पार्ट्स नहीं देते। एग्जांपल देखो, ये एमोबा का मैंने बनाया, मैं यहां से इसको कट करती हूँ, क्या इक्वल पार्ट्स में है क्या? नहीं। मैंने इसको यहां से कट किया, क्या इक्वल पार्ट्स दे रहा है क्या मुझे? नहीं। मतलब मैं इसको कोई भी एक्सिस, ये मेरे क्या हो गए? एक्सिस। मैं किसी भी एक्सिस, यहाँ पे दिख रहा है ऐसा स्ट्रक्चर बनना है, यहाँ का स्ट्रक्चर अलग, कहीं से भी कट करूंगी ये इक्वल पार्ट्स मुझे देगा नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं? असिमेट्रिकल। मतलब कहीं से भी कट करूंगी ये मुझे टू इक्वल हेल्स मतलब क्या हो गया? पार्ट देता नहीं है। सेकेंड रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल में क्या होता है? इसको मैं कहीं से भी कट करूं ये मेरे को दो इक्वल पार्ट देगा। जैसे एग्जांपल मैंने स्टारफिश का लिया, यहां से कट किया, दिख रहा है एग्जैक्ट आ रहा है, फिर मैंने इसको यहां से कट किया, मिल रहा है एग्जैक्ट पार्ट। मतलब मैं कहीं से भी, अगर इसको कहीं से भी मैं कट करती हूँ ये मेरे को इक्वल पार्ट्स देता है। अगेन असिमेट्रिकल, किधर से भी कट करूंगी दो इक्वल पार्ट देगा नहीं। रेडियल, कहीं से भी कट करूंगी दो इक्वल पार्ट देता है। ये दोनों क्लियर हो गया। थर्ड एंड लास्ट बायलैटरल, ये दो इक्वल पार्ट देगा पर एक फिक्स एक्सिस से कट करूंगी तब। जैसे अपनी बॉडी है, अब अपने आप को आईने के सामने खड़ा रखो और इधर से काटो, काटना नहीं रे बाबा, ऐसे मस्ती बोल रही हो, ऐसा सोचना है दिमाग में, चाकू वाकू उठा के एक्सपेरिमेंट करने का जोश मत लेकर आ जाना। तो तुम आईने के सामने खड़े हो गए
तुमने इधर से कट किया, अब अपना अपर पार्ट और अपना लोअर पार्ट क्या सेम पार्ट में डिवाइड होगा? नहीं ना। अब मैं यहां से बोलती हूँ, ये जो पर्सन खड़ा है, थोड़ा ड्राइंग को इग्नोर करना, तुम्हारे मिस ड्राइंग में बहुत खराब है। अब इसको मैंने यहां से कट किया, तो ये दे रहा है इक्वल पार्ट। इधर से भी इसको एक हाथ एक पैर इसके इधर आ गए, एक हाथ और एक पैर उसका उधर चला गया, तो इसको क्या बोलते हैं? बाइलेटरल। समझा पूरा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? स्टार्ट किया एरिस्टॉटल से, फिर उसके बाद दो पार्ट क्या देखा? एनिमल को कोरोडेट नॉन कोरोडेट में देखा। कोरोडेट में चीजें होती है, गिल स्लिट्स होता है, नोटोकोड होता है, इसमें नहीं होता है। इनका नर्व कोड किधर होता है? पीछे, हार्ट आगे, इनका हार्ट आगे, नर्व कोड पीछे। बॉडी सिमेट्रिकल में 3, असिमेट्रिकल रेडियल एंड बायलेटरल। असिमेट्रिकल किधर से भी कट करूंगी इक्वल पार्ट देगा नहीं, रेडियल कहीं से भी कट करूंगी 2 इक्वल पार्ट देगा। बायलेटरल सिर्फ एक ही लाइन है जहां से कट करूंगी तो 2 इक्वल पार्ट देता है, अदरवाइज वो देगा नहीं। तो अब यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो स्टार्ट करते हैं हम अब अपने आगे का टॉपिक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑलरेडी 2 पार्ट आपने देख लिया है, कोरोडेट नॉन कोरोडेट का टॉपिक हमने खत्म किया, बॉडी सिमेट्री खत्म किया। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल समझ लो, सेल्स। अब पहले सबसे पहले समझो सेल्स, जब बहुत सारे सेल्स एक साथ आते हैं तो क्या बनता है? टिश्यूज। बहुत सारे टिश्यूज एक साथ जब प्रॉपरली जॉइंड होते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन्स। और जब सारे ऑर्गन्स एक साथ आते हैं तो हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। तो बहुत से एनिमल्स का ये ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे हमने इसको क्लासिफाई किया है। तो अब ये जो ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली हमने जो सेल्स बेस देखा था, सेल्स ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, भाई सेल्स के बेस पे कैसे हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया है वो देखना है। सबसे पहले देखो, हमने पढ़ा है यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर जिसमें सिर्फ एक सेल होता है, तो ऐसे एनिमल्स जिनमें सिर्फ एक सेल होता है और वो अपनी सारी एक्टिविटीज सिर्फ उस एक सेल के डिपेंडेबली करते हैं, वो दूसरे सेल्स उनको जनरेट होते नहीं है, तो इनको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक मतलब वो एनिमल्स जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक सेल्स है और वो अपना डेली रूटीन एक्टिविटी सिर्फ उस सेल्स के थ्रू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड, सेल्स बना, सेल्स बनने के बाद क्या बनता है? टिश्यूज। सो सेल्स आर मेड बट टिश्यूज आर नॉट फॉर्म, मतलब टिश्यूज को बनने के लिए एक प्रॉपर नंबर ऑफ सेल्स की जरूरत होती है। तो सेल्स तो फॉर्म हो गया बट क्या फॉर्म नहीं हो पाया है? टिश्यूज। तो पहले में सिर्फ सेल्स था, टिश्यू नहीं, तो प्रोटोप्लाज्मिक। सेकेंड में सेल्स है बट टिश्यू, अच्छे एक से ज्यादा सेल्स है बट टिश्यू के लिए जितने सेल्स चाहिए उतने सेल्स नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्यूलर। सेल्यूलर मतलब सेल है बट टिश्यू नहीं है। पहले में सिर्फ एक सेल था, दूसरे में एक से ज्यादा सेल्स आए पर वो सेल्स टिश्यू को बना नहीं पाए। अब सेल भी आ गया और सेल के साथ जितना टिश्यू चाहिए वो भी बन गया, मतलब सेल्स चाहिए थे, सेल्स के बाद टिश्यूज भी फॉर्म हो गए। तो जहां सेल्स और टिश्यूज दोनों बन गए उनको बोलते हैं सेल टिश्यू ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल टिश्यू फॉर्म बट ऑर्गन्स आर नॉट फॉर्म। अब ऑर्गन्स बनने के लिए नंबर ऑफ टिश्यूज चाहिए, तो सेल से टिश्यू बन गया पर टिश्यू से ऑर्गन्स इनके बन पाते नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेल टिश्यू ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, टिश्यू ऑर्गन। अब ऑर्गन्स तो बन गए, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, बट ऑर्गन सिस्टम्स जो हमारे होते हैं वो प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पाया, मतलब टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड, टिश्यू अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए और टू फॉर्म ऑर्गन्स बनने के लिए टिश्यूज आ गए, बट क्या नहीं बन पाया है? हमारा ऑर्गन सिस्टम। अच्छा, अब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंस क्या है? अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो कमेंट में कीजिए, इसके ऊपर मैं वापस एक वीडियो लेके आऊंगी डिफरेंस की, भाई ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है। तो अगर नहीं पता होगा तो प्लीज कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर लेक्चर लेकर आऊंगी। नेक्स्ट लास्ट वन आता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या? सेल्स, जितना टिश्यू बनने के लिए सेल्स चाहिए था सेल्स भी आ गए, टिश्यू भी बन गया, सारे टिश्यूज भी एक साथ अच्छे से आ गए, तो ऑर्गन सिस्टम मतलब मेरे लंग्स, हार्ट वार्ट सब बन गया। अब ये सब अच्छे से एक साथ ज्वाइंट हो गए तो क्या बन गया? मेरा ऑर्गन सिस्टम, मतलब हमारी जो पूरी प्रॉपर बॉडी है वो बन गई। तो ऑर्गन्स आर जॉइंट, सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो गए, किस लिए? टू फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम। समझ में आ गया? 2 मिनट में खत्म हो गया ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक सेल्स,
प्रोटोप्लाज्मिक, एक सेल से ज्यादा है बट टिश्यू बना नहीं है तो सेल्यूलर ग्रेड। अब एक सेल से ज्यादा था, प्रॉपर टिश्यू भी बन गया तो सेल्स भी अच्छा खासा है, टिश्यू भी फॉर्म हुआ तो सेल्स टिश्यूज। अब सेल्स भी आ गए एक साथ, टिश्यूज भी आ गए और टिश्यूज की वजह से ऑर्गन भी बना, बट सारे सिस्टम अच्छे से जॉइंड नहीं हो पाए। नेक्स्ट में ऐसा जहां पे उसके सेल्स के साथ टिश्यू, टिश्यू के साथ ऑर्गन, ऑर्गन के साथ ऑर्गन सिस्टम। तो ये हो गया हमारा ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक खत्म। क्लियर हो गए 3 टॉपिक। कोरोडेट नॉन कोरोडेट किया, बॉडी सिमेट्री में बायलैटरल रेडिकल वाला पार्ट किया, उसके बाद ग्रेड्स में 1 2 3 4 5 टॉपिक्स, एक सेल, एक से ज्यादा, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, यहाँ पे खत्म होता है। अब जो टॉपिक आता है ना, बहुत ध्यान से समझना, ये टॉपिक जो होता है थोड़ा सा हमको ट्विस्ट करके घुमाता है, तो ये पार्ट समझोगे तो इसके बाद वाला पार्ट समझेगा, ये पार्ट नहीं समझोगे तो बाद वाला पार्ट भी नहीं समझेगा, और ये नहीं समझेगा तो आने वाले चैप्टर में एक वर्ड बार बार आएगा वो भी नहीं समझेगा, और वो नहीं समझेगा तो 10th ही क्या समझेगा रे बाबा तुम लोग को। तो समझो यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। जर्म्स लेयर्स, जर्म्स लेयर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, हमारे जो सेल्स है जब वो फॉर्म होते हैं, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, एम्ब्रियोनिक मतलब क्या, जब बेबी एक बॉर्न होता है अपनी मदर के बॉर्न में, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जा रहा है, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, उस टाइम पे उसके सेल्स बनते हैं। जब वो सेल्स बनते हैं तो उस टाइम पे उसके सेल्स के लेयर्स कैसे फॉर्म होते हैं वो हमको देखना है। 2 तरीके के जर्म्स लेयर्स होते हैं, डाइप्लो, डाइप्लो मतलब 2, डाइप्लो मतलब 2, ट्राई, ट्राई मतलब 3। तो हमारे अंदर बेसिकली 2 टाइप के, 3 टाइप के जर्म्स लेयर्स होते हैं। अगर दो, पहला क्या है, 2 जर्म्स लेयर में 2 ही होते हैं, कौन कौन से, एंडोडर्मा एंड एक्टोडर्मा। बाहर वाला क्या हो गया, एग, एग मतलब बाहर, एन, एन मतलब अंदर, तो एंडोडर्मा हमारा अंदर आ गया, एक्टोडर्मा हमारा बाहर आ गया। पर डाइप्लोब्लास्टिक, जो डाइप्लोब्लास्टिक होता है उसके अंदर जो बीच का लेयर होता है वो होता है डेड लेयर्स। डेड लेयर्स मतलब ये लेयर्स किसी भी काम का होता नहीं है। तो जिसके अंदर सिर्फ 2 टाइप के जर्म्स लेयर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डाइप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट, जिसके अंदर 3 टाइप के जर्म्स लेयर्स होते हैं, कौन कौन से, एंडो मतलब इन, एक्टो मतलब बाहर, मेसो मतलब एम फॉर मेसो, एम फॉर मिडल। तो मेसोडर्मा कहां पर होता है, मिडल में। तो जिनके अंदर बाहर की तरफ एक्टो, अंदर की तरफ एंडोडर्मा और बीच में आता है मेसोडर्मा। तो जिनमें ये तीनों लेयर्स होंगे उनको ट्रैप्लोब्लास्टिक, जिसमें मेसोडर्मा नहीं होता है, मेसोडर्मा के लेयर की जगह एक डेड लेयर होती है जो बिल्कुल भी काम का नहीं होता है, उसको बोलते हैं डाइप्लोब्लास्टिक। जर्म्स लेयर अच्छे से समझा, ध्यान से समझना, कितने टाइप के जर्म्स लेयर्स होते हैं, 2, डाइप्लोब्लास्टिक, ट्रैप्लोब्लास्टिक, डाइप्लोब्लास्टिक 2, एक्टोडर्मा, एंडोडर्मा, ट्रैप्लोब्लास्टिक 3, एक्टो, एंडो, मेसो। तो एक्टो, एंडो, मेसो, ट्राई, एक्टो, एंडो, डाई। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारा ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हुआ, यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ जर्म्स लेयर्स भी कंप्लीट हुआ, हमारा इससे पहले सिमेट्रिकल वाला पार्ट भी खत्म हुआ, कोरोडेट्स एंड नॉन कोरोडेट्स भी खत्म हुआ। अब इसको दिमाग में अच्छे से रखना कि ये कौन से जर्म्स लेयर्स है, इसको भूलना मत, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद के लेक्चर में जो भी आएगा इसके बेस पे आएगा, ध्यान में रखना, बीच में मेसो, बाहर एक्टो, अंदर एंडो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आगे का टॉपिक। ऑलरेडी अभी आप लोगों को जर्म्स लेयर मैंने समझा दिया था, जिनमें 2 लेयर है डाइप्लोब्लास्टिक, जिनमें 3 लेयर है ट्रैप्लोब्लास्टिक। अब ध्यान से समझना, 3 लेयर में कौन कौन से लेयर्स होते हैं, एंडोडर्मा, मेसोडर्मा एंड एक्टोडर्मा। एंडोडर्मा इनर में होता है, मेसोडर्मा मिडल में होता है, एक्टोडर्मा बाहर की तरफ होता है। अब इसी चीज को लेकर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बॉडी कैविटी। कैविटी क्या होता है, कैविटी बेसिकली सिंपल वर्ड में बोले तो गैप। अब इसके अंदर बॉडी कैविटी का दूसरा नाम होता है सिलोम। सिलोम का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो, जब हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, बॉडी कैविटी दैट इज फॉर्म, बॉडी का कैविटी जो बना है, टिश्यूज डिराइव फ्रॉम दी मेसोडर्मा। मतलब हमारा जो सिलोम, सिलोम क्या होता है, ये जब मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करूंगी तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो सिलोम का जो पार्ट बना है वो किसकी वजह से बनना चाहिए, मेसोडर्मा की वजह से, उसको हम बोलते हैं सिलोम। सबसे पहला कैटेगरी देखते हैं,
पहला कैटेगरी है एंडोडर्मा। अभी आप लोग यहाँ पे एक डायग्राम देखो, बाहर की तरफ ब्लैक में मैंने जो किया है वो क्या है हमारा एक्टोडर्मा, अंदर ग्रीन वाला क्या है एंडोडर्मा, एंड जो ब्लू में क्या है वो क्या है मेसोडर्मा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको कहीं पे भी कोई कैविटी मतलब कोई गैप दिख रहा है पूरे के पूरे जर्म लेयर्स में, तो एंडोडर्मा के अंदर बिल्कुल भी तीनों लेयर्स के मिडल में बीच में कोई भी गैप होता नहीं है। और जब कोई भी गैप नहीं होता है तो उसको बोलते हैं यूक्लोमैक्स। समझ में आ गया यूक्लोमैक्स पहला, बॉडी कैविटी, कैविटी मींस गैप, सिलोम, सिलोम जो बनता है वो मेसोडर्मा की लेयर से ही बनता है, तब हम उसको बोलते हैं ये प्रॉपर सिलोम है। नहीं समझा तो आगे के डायग्राम में समझ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या था एंडोडर्मा, एंडोडर्मा में क्या है यूक्लोमैक्स, यूक्लोमैक्स के अंदर क्या होता है तीनों जर्म्स लेयर है, एक्टो है, एंडो है, मेसो है, बट तीनों लेयर्स में कोई भी गैप होता नहीं है। ये पार्ट समझा। सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिए, अब ये डायग्राम दिख रहा है, एक्टोडर्मा है बाहर की तरफ, मिडल में क्या है हमारे एंडोडर्मा, सॉरी मिडल में है मेसोडर्मा एंड इनर पार्ट में है एंडोडर्मा। अब ये डायग्राम ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे बीच में गैप है। अब ये जो गैप है, ये गैप कहीं से भी मेसोडर्मा से कनेक्टेड हो रहा है क्या? यहाँ पे तो ये मेसोडर्मा से कनेक्टेड है, बट लोअर पार्ट में ये मेसोडर्मा से कनेक्टेड नहीं है, मतलब कैविटी तो है बट प्रॉपर सिलोम फॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि सिलोम तभी फॉर्म करेगा जब वो किससे बनेगा मेसोडर्मा से। ये थर्ड में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कैविटी है बट मेसोडर्मा से फॉर्म नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं सूडियोक्लोमैक्स, सूडियोक्लोमैक्स। अब ये जो बीच का पार्ट होता है इसमें क्या जनरेट होता है, फ्लूइड होते हैं, एयर होते हैं, क्योंकि गैप है, जब भी गैप होता है तो उसके अंदर फ्लूइड और एयर स्पेस में जनरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। इतना समझा पहले फटाफट। क्या था बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी, कैविटी इज व्हाट गैप। सिलोम, सिलोम क्या होता है बेसिकली ये वो पार्ट होता है जो मेसोडर्मा से बनता है। तो हमने पहला एक ऐसा, ये कब, ये सब जनरेशन कब हो रहा है हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। फर्स्ट हमने देखा एंडोडर्मा, एंडोडर्मा में क्या है यूक्लोमेट्स, यूक्लोमेट्स कहीं पे भी तीनों लेयर्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है, मतलब कैविटी नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं यूक्लोमैक्स। सूडियोक्लोमैक्स में देखते हैं उसमें क्या होता है कैविटी तो है, गैप तो है, बट एक ही साइड मेसोडर्मा है, बीच वाले पार्ट में वो मेसोडर्मा से कनेक्टेड नहीं है, तो ये हमारा प्रॉपर सिलोम नहीं होता है। अब लास्ट वाला ध्यान से समझो, अब आता है एक्लोमैक्स। एक्लोमैक्स में क्या होता है, यहाँ पे देखो ये बाहर वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या हो गया हमारा एक्टोडर्मा, ठीक है, ग्रीन वाला पार्ट क्या हो गया एंडोडर्मा। अब यहाँ पे देखो ये मेसोडर्मा गया, यहां से जनरेट होते हुए ये पूरी तरीके से इसने क्या किया एंडोडर्मा को कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो गैप है, ये गैप के ऊपर साइड पे भी क्या है मेसोडर्मा, और नीचे साइड पे भी क्या है मेसोडर्मा। तो मतलब मेसोडर्मा से फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी मेसोडर्मा है और यहाँ पे भी मेसोडर्मा है, मतलब ये प्रॉपर कैविटी गैप हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था सिलोम कब होता है, जब किससे फॉर्म होता है मेसोडर्मा से। तो यहाँ पे दिख रहा है ये वाले डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक साइड पे खाली मेसोडर्मा है, साइड में बीच में ये कनेक्ट नहीं करता है, तो कैविटी तो बनी बट प्रॉपर मेसोडर्मा से बनी नहीं है, तो इसको मैं प्रॉपर सिलोम नहीं बोलूंगी, और ये हमारा हो गया था सूडियोक्लोमैक्स। सेकेंड आता है एक्लोमैक्स। एक्लोमैक्स के अंदर क्या बोल रहा है कि भाई जो मेरा लेयर्स बना है, जो कैविटी बनी है, वो किसकी वजह से बना है मेसोडर्मा, तो ये हमारा प्रॉपर सिलोम्स है, और इसके लिए इसको एक्लोमैक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, मेन टॉपिक, ये सारे जो वर्ड्स है ना दिमाग में से लॉक कर लेना, जो भी अभी मैंने बताया, एंडोडर्मा क्या होता है, सिलोम क्या होता है, सूडियोक्लोमैक्स क्या होता है, एक्लोमैक्स क्या होता है, ये सारे जो वर्ड्स है इनको लॉक कर लो और अच्छे से ये डायग्राम को देख लो। एंडोडर्मा कोई गैप नहीं, सूडियोक्लोमैक्स गैप होता है बट मेसोडर्मा से पूरी तरीके से कवर नहीं है, एक साइड है दूसरे साइड नहीं है। एक्लोमैक्स प्रॉपर गैप जो बना है उसके ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट में दोनों किससे बना है वो मेसोडर्मा से, तो इसको क्या बोलते हैं एक्लोमैक्स। तो ये हमारा प्रॉपर सिलोम है। अब जर्म्स लेयर, आपके फिर ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा, फिर आपका सिमेट्री पार्ट्स देखा, कोरोडेट्स एंड नॉन कोरोडेट्स देखा। तो इसके अंदर आपके चैप्टर का 25% ऑफ इंट्रोडक्शन पार्ट जो सिर्फ था
वो होता है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना स्टार्ट करेंगे फीलियम्स पार्ट, बट तभी लेकर आऊंगी जब लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट करोगे। नहीं तो इसी में घूमते रह जाओगे, फिर याद करना अरे यूनिक ट्यूटोरियल ने बोला था 10वीं पास होने के बाद नेक्स्ट मार्च में देखोगे अरे ये वीडियो शायद जून जुलाई में देखा होता तो और परसेंटेज बढ़ता। तो अभी से देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सबसे इंपॉर्टेंट और ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेक्चर्स चाहिए उसके लिए कमेंट करो। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 के साथ हम फिर से मिलेंगे।